नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं अयोध्या नगरी से, जहां रामलला के दर्शन के लिए लोगों में इतना उत्साह दिख रहा है कि दोपहर तक ही 2.5 से 3 लाख लोगों ने दर्शन कर लिए थे। भीड़ इस कदर यहां पर दिख रही है कि इसे काबू करने के लिए सुरक्षा बलों का प्रयोग करना पड़ रहा है। 8,000 सुरक्षा बल तैनात किए गए। कुछ देर के लिए लोगों को बाहर रोकना भी पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हालात का जायजा लेने के लिए अयोध्या पहुंचे, हवाई सर्वेक्षण किया। कई आला अधिकारी भी एक बार फिर अयोध्या में दिखाई दिए। अयोध्या में कल रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। आपको दिखाते हैं वो मूर्ति जिसका चयन नहीं हुआ था। जिस मूर्ति को चुना गया उसे मैसूर के शिल्पकार अरुण योगीराज ने बनाया। जिस मूर्ति का चयन नहीं हुआ उसे सत्यनारायण पांडे ने बनाया है। ये मूर्ति अभी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास है। और अब अगली खबर मुंबई से सटे मीरा रोड से, जहां बीते 2 दिनों से हंगामा हो रहा है। कल प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी यहां पर हिंसा भड़की। आज प्रशासन ने यहां पर बुलडोजर चलवाया। बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल की तैनाती यहां हुई है। रौनक कुकड़ी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पहले और बाद में मुंबई से सटे मीरा रोड के इलाके में 2 समुदाय के बीच में जबरदस्त झड़प देखने को मिली और उपद्रवियों ने वहां पर जो उत्पात मचाया उस मामले में फिलहाल 13 लोगों को मीरा रोड पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया है। उन्हें कोर्ट में पेश किया है। 2 दिनों की पुलिस रिमांड में इन्हें भेज दिया गया है। लेकिन इस बीच जो स्थानीय प्रशासन है मीरा रोड का, उनकी तरफ से जिस इलाके में ये घटना देखने को मिली, मीरा रोड के नया नगर इलाके में, वहाँ पर जबरदस्त बुलडोजर कार्रवाई जो है वो आज देखने को मिली है। दोपहर के करीब बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के साथ स्थानीय जो महानगर पालिका प्रशासन है वो वहाँ पर पहुँचा और लगभग 15 से 20 इलीगल कंस्ट्रक्शन को जो है वो तोड़ दिया गया है और ये कार्रवाई कल भी जारी रह सकती है। इस तरह की जानकारी जो है वो सामने निकल कर आ रही है। हालांकि जो स्थानीय प्रशासन है उनकी तरफ से कहा गया है कि पहले ही इस इलीगल कंस्ट्रक्शन के जो जहां पर कर रखा था उस इलाके के लोगों को नोटिस दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं की गई। इसलिए ये बुलडोजर जो है वो स्थानीय प्रशासन को चलाना पड़ा है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या है इस सरकार के इस एक्शन के बाद, स्थानीय प्रशासन के एक्शन के बाद क्या माहौल और बिगड़ सकता है, क्योंकि फिलहाल उस पूरे इलाके की अगर बात की जाए तो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अयोध्या में पुराने मंदिरों और कुंड के पुनर्निर्माण के लिए अहम प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, लेकिन इसी बीच यहां कई पुराने ऐतिहासिक मंदिर हैं जो कि जर्जर हालत में हैं। अगर समय पर इनकी मरम्मत नहीं होती है तो ये खंडहर में तब्दील हो सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं यहां से हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर की ये ग्राउंड रिपोर्ट। अयोध्या में ऐतिहासिक हनुमानगढ़ी मंदिर से करीब 150 मीटर दूर 18वीं शताब्दी में बना राम जानकी बासी मंदिर है। मुगल काल के दौरान बना ये मंदिर जर्जर हो चुका है। सामने का हिस्सा ही इसकी गवाही देता है। मंदिर के पुजारी संतोष पांडे 7वीं पीढ़ी के पुजारी हैं। कहते हैं उनका परिवार इस मंदिर में 18वीं सदी से रह रहा है। मैं इस वक्त अयोध्या के राम जानकी बासी मंदिर में हूं, जो कई 100 साल पुराना है। अब भी इस मंदिर के कुछ अवशेष बचे हुए हैं। अंदर अभी भी एक भगवान की प्रतिमा है जहां पर पूजा होती है, पर ये जो पूरी इमारत है राम जानकी वर भगवन, ये इस जगह का नाम है। यहाँ पर हर तरफ जो एक बहुत पुराना इतिहास है यहाँ का, वो सब तरफ दिखता है इस मंदिर में। ये 1785-86 का बताया जाता है मंदिर, पर जब मंदिर बनने में उस समय लगा था 40-40 साल इस मंदिर को। ये तो 1830 उसके आसपास तैयार हुआ था। मंदिर में अवध कला की नक्काशी है। कुछ दीवारें 250 साल पुराने रामरज रंग से रंगी हैं। तो ये तहखाना जैसा लगता है। जी जी, ऊपर जाने की जगह है। ये ऊपर जाने की सीढ़ी, और ये जी ऊपर जाने की सीढ़ी है। जी, तो ऊपर अभी कुछ बचा है? जी बचा है, पर जाने लायक नहीं है। अच्छा, जाने लायक नहीं है। जी जी, पर ये जो सीढ़ी है ये उस वक्त से है? जी जी, केवल प्लास्टर हमने वो सीमेंट का कराया है। जी, तो बाकी ये सीढ़ी मतलब पुराने डिजाइन से बनी हुई है? जी। अच्छा, ओके। और इसके ऊपर मंजिल में क्या था? इसके ऊपर मंजिल में जैसे इसके ऊपर केवल वही छत है और इस तरफ 2 कमरे हैं। अच्छा, ओके जी। तो उसमें पुजारी रहते थे उस वक्त? जी, उस समय जो रहते थे 1 ही 2 आदमी रहते थे पहले, और अब आज
परिवार बड़ा हो गया। जी। ये परिसर पूरा ये बना हुआ है, मुगल कालीन का बनाया हुआ है। जब ये अवध होता था तब का ये बना हुआ है। ये लगभग 1800 के आसपास बना हुआ है। उसी के आसपास का बना तो हुआ ये है। अवध रेजिम के यहाँ पे कुछ गवाह भी हैं। जी, जैसे कि ये जो मछलियाँ बनी हुई हैं, ये जैसे उत्तर प्रदेश सरकार लोगो लेती है तो वो अवध के ही से लिया गया है। जैसे समझ लीजिए कि मछली का शुभ माना जाता था, वो उसी को ये लिया गया। तो ये सांकेतिक है, अवध साम्राज्य का एक चिन्ह है। ये प्रतीक होता है, एक प्रतीक कि होता है। आपको जैसे आप कोई भी जगह सरकारी ज़मीन है वहाँ पे मोहर लगती है तो वो शुभ माना जाता है। उसी तरीके ये भी अब मान लीजिए कि लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी, तो ये जो मछली है जी, इसमें 4 मछलियां हैं। जी। तो ये उस वक्त जो अवध साम्राज्य जोड़े था। रहते थे, ये एक मेल होती थी, एक फीमेल होती थी। अच्छा, उस तरीके से ये रिप्रेजेंट किया जाता था। समझ गया। पुजारी संतोष पांडे कहते हैं सरकार इस पुराने मंदिर को बचाने की पहल करे। तो यहाँ पर क्या इसका पुनर्निर्माण आपको लगता है कि होना चाहिए? जी होना चाहिए। जैसे आगे का तो हम नहीं करा पाए, पर अंदर का पूरा हम कराए हैं। तो ये बचा हुआ है जी, लेकिन सामने का जो पार्ट है वो जी नहीं उतने नहीं लगा पाए हम। तो इधर उतना लगाए हैं। भगवान की देनी है बाबा। ये हमारी माता जी। हाँ, बताइए माता जी, क्या आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि बन जाए, बाकी हमें भगवान दे हैं तब बने, हम किसी को देंगे नहीं। काहे से हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? और का ये 7वीं पीढ़ी हमारे नाती हैं, हमारे आजा परबाजा सब जी, इसमें तो आप रहे। लोग यहाँ पर 18वीं सदी से रह रहा आपका हाँ, परिवार। तो हम कहाँ रहेंगे? और जो हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे? अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार कहते हैं 146 पुरानी इमारतों की पहचान पुनर्निर्माण के लिए की गई है। प्रशासन पुराने मंदिरों को फिर से रिस्टोर करने के लिए पहल कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम ऐतिहासिक विरासत को हमें बचाना है, तो उसको उसी रूप में हम कैसे रेनोवेट करें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों ने इसका व्यापक प्लानिंग किया और पर्यटन डिपार्टमेंट के द्वारा इसका फंडिंग किया जा रहा है और धर्माधिकार के द्वारा भी फंडिंग किया जा रहा है। इसको हम रेनोवेट कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि कंजर्वेशन टेक्निक से इसको हम रेनोवेट कर रहे हैं। 146 प्लेसेस का हम लोगों ने लिस्टिंग किया है और उसके विकास की कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे आपको मैंने बताया 37 टेम्पल्स और मठ, इसके साथ साथ लगभग 30 कुंड पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। अयोध्या में राम जानकी बासी मंदिर जैसे सैकड़ों पुराने मंदिर और कुंड हैं। जाहिर है अयोध्या की ऐतिहासिक विरासत को पुनर्जीवित करने की चुनौती बड़ी है और प्रशासन को गंभीरता से इस दिशा में पहल करना होगा। अयोध्या से कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की, जिसके तहत 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब क्या है और देश में फिलहाल इसको लेकर क्या स्थिति है, आइए आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा की इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू करेगी, जिसके तहत 1 करोड़ घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य उन्होंने रखने की बात कही है। यह बताना जरूरी है कि रूफटॉप सोलर को प्रमोट करने के लिए मौजूदा मोदी सरकार ने ही एक योजना पहले से ही चलाई हुई है। ऐसे में इस नई योजना के अंदर क्या कुछ नया होगा, यह हमें आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जो पहले योजना चल रही है उसकी क्या स्थिति है और उस योजना के तहत अभी आप कितना खर्च करके और कैसे अपने घर की छत पर रूफटॉप सोलर लगवा सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। केंद्र सरकार ने 2022 तक 40,000 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा था और इसके लिए रूफटॉप सोलर योजना लॉन्च की थी, यानी घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली बनाने की योजना। अभी इस योजना के दूसरे चरण में सरकार ने 40,000 मेगावाट के लक्ष्य को 2026 तक के लिए खिसका दिया है। प्रधानमंत्री की तरफ से घोषित की गई नई योजना इसी योजना का महत्वाकांक्षी रूप माना जा रहा है। इंडिया में अब तक 5 लाख घरों ने ऑन ग्रिड सोलर को अपनाया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कल ऐतिहासिक टारगेट अनाउंस किया है 1 करोड़ घरों पे सोलर लगाने का। हालांकि ये एम्बिशियस है। मेरा मानना है कि कंज्यूमर अडॉप्शन में यह छलांग लगाई जा सकती है। जैसे कि जर्मनी में 10% घरों में सोलर है, ऑस्ट्रेलिया में 33% घरों में सोलर है, इंडिया में अब तक 1% से भी कम घरों में सोलर है। इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सही दिशा में काफी कदम उठाए हैं।
जैसे कि नेशनल सोलर पोर्टल का लॉन्च, सब्सिडी में 23% का इंक्रीज और घरों के लिए सोलर परमिट्स को सिंप्लीफाई और फास्ट ट्रैक कराना। इसके बाद इस मिशन को पूरा करने के लिए जरूरत है मास अवेयरनेस की, और जिस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है, मेरा मानना है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बाद हर घर सोलर अभियान को भी इंडिया का बच्चा बच्चा जानेगा। और रूफटॉप सोलर ना कि सिर्फ गवर्नमेंट का मिशन बल्कि एक पीपल एंड नेबरहुड रेवोल्यूशन इंडिया में बनेगा। अभी की योजना के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाता है तो उसको rooftopsolar.gov.in पर रजिस्टर करके आवेदन करना होगा। आवेदक अपना राज्य और फिर अपनी बिजली वितरण कंपनी चुनकर वेंडर का चुनाव कर सकता है जिससे रूफटॉप सोलर लगवाना है। सब हो जाने के बाद आवेदक को केंद्र सरकार से सब्सिडी भी मिलती है। अगर आप 3 किलोवाट का सोलर लगवाते हैं तो आपको 1,60,000 रुपए से 1,70,000 रुपए तक चुकाने होंगे। ये खर्च तब है जब केंद्र सरकार 54,000 रुपयों की सब्सिडी देगी। रूफटॉप सोलर के लिए केंद्र सरकार की मौजूदा योजना के चलते ही भारत में रूफटॉप सोलर क्षमता नवंबर 2023 में 10,800 मेगावाट तक पहुंच गई, जबकि मार्च 2019 में ये केवल 1,800 मेगावाट ही थी। बढ़ती आबादी और बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ भारत में बिजली की मांग बढ़ना तय है। ऐसे में सौर ऊर्जा की क्षमता बढ़ाना अपनी जरूरत के लिए ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत जरूरी है। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। आरक्षण को लेकर मराठा समुदाय की पात्रता तय करने के लिए महाराष्ट्र में एक बड़ा सर्वेक्षण शुरू हुआ है। इसके लिए एक ऐप तैयार किया गया है। 1.25 लाख से ज्यादा कर्मचारी लगाए गए हैं। ऐसे समय पर यह शुरू हुआ है जब मनोज अरांगे पाटिल, जो कि मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता हैं, वो मुंबई के लिए मार्च कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इसकी घोषणा, सर्वेक्षण की घोषणा इस मार्च के दबाव में की गई। देखिए मुंबई से ये रिपोर्ट। आने वाले चुनावों से पहले मराठा आरक्षण की जटिल राजनीति एक बार फिर महाराष्ट्र में हलचल बढ़ा रही है। सुप्रीम कोर्ट में अपने क्यूरेटिव पिटीशन के समर्थन में ठोस तर्क रखने के लिए राज्य सरकार विशाल सर्वेक्षण शुरू करवा चुकी है। अधीक्षकों और अधिकारियों समेत 1.25 लाख से अधिक गणनाकारों को इसके लिए नियुक्त किया गया है। इन्हें इस प्रक्रिया को त्रुटिहीन रखने का निर्देश दिया गया है। इस सर्वेक्षण में मराठा समुदाय और ओपन कैटेगरी को शामिल किया गया है। कर्मचारी बता रहे हैं कि सर्वे में 150 से ऊपर सवाल पूछने हैं। जिम्मेदारी बड़ी है। तो वो लोग मराठा नहीं है तो सर्वे में उनके लिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, खाली स्पेशली उनका नाम है और उनका कास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है। अगर वो लोग मराठा है या वो लोग इतर में आते हैं या वो लोग क्रिश्चियन में आते हैं या मुस्लिम में आते हैं, फिर उनके लिए 182 क्वेश्चन है जो हमें बारीकी से ध्यान दे के सॉल्व करना पड़ता है। उनकी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग डाउटफुल है, मतलब ऑब्वियसली सबको ऐसा लग रहा है पता नहीं ये क्या है, कौन है। किसी को लग रहा है ये झूठ हो सकता है, फेक हो सकता है, हम कोई लूटने आ गया है, सब ऐसी भी चीजें फेस करनी पड़ती है ऐसी सिचुएशन में। बट देन हम लोग को उनको समझाना पड़ता है कि नहीं, हम लोग आई कार्ड दिखा के हम लोग मराठा आरक्षण के लिए आए हैं, फिर उनको बता के फिर उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं। हम लोग क्या सब अभी इस वक्त बिजी रहते हैं तो थोड़ा सा अवॉइड भी करते हैं। सवालों की फेहरिस्त लंबी है, इसलिए कई जवाब देने से हिचकिचा रहे हैं। ऐसे में स्थानीय नेता टीम की मदद कर रहे हैं। इस सर्वेक्षण के लिए तो मालूम है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी बोला गया है और हमारे प्रदेश के नेताओं ने भी इस पर अपना जो व्यक्तित्व किया है वो दिया हुआ है। कॉरपोरेशन की तरफ से उन्होंने टीम लगाई हुई है पूरे वार्ड में। तो ये हमारे हेल्थ पोस्ट के दोनों ऑफिसर्स हैं जो घर घर जा रहे हैं सर्वेक्षण के लिए। आजकल लोगों को बहुत सस्पिशन होता है क्योंकि पता नहीं कौन कहाँ आ जाते हैं। तो सुबह से मुझे कॉल आने लगे जब से ये लोगों ने स्टार्ट किया सर्वे क्वेश्चंस कि मैडम ये सही है बंदा, कौन आ रहा है, इतने प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इनकी भी मदद हो जाए और सर्वे में भी मदद हो जाए, लोगों को भी थोड़ा फेथ आ जाए कि भाई ये सही है गलत है। तो मैं उनके थोड़ी मदद के लिए घर घर जा रही हूँ। सभी घर तो नहीं जाऊँगी लेकिन जहाँ जहाँ मुझे कॉल्स आते हैं मैंने एक मैसेज डाला हुआ है कि ऐसे BMC से हमारे ऑफिसर्स आएंगे, उनको आप कोऑपरेट कीजिएगा सर्वे के लिए। 36 जिलों, 27 नगर निगमों और 7 छावनी बोर्डों में ये सर्वे 31 जनवरी तक खत्म करना है। टारगेट चुनौती भरा है, इसलिए सरकार ने जनता से सहयोग की अपील की है। मराठा, जो राज्य की आबादी का लगभग 33% हिस्सा है, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। उनके लिए ये सर्वे अहम है। पढ़ाई करके घर पे सब लोग बैठे हैं, हमारे बेटी भी बैठे हैं, उनको कुछ काम भी नहीं मिलते हैं, तो सर्वेक्षण होना चाहिए।
मराठा कोटे के लिए राज्य में लंबे समय से आंदोलन हो रहा है। सर्वेक्षण ऐसे समय में शुरू होने जा रहा है जब मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल मुंबई की ओर मार्च कर रहे हैं, जहां वो अपने समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने की योजना बना रहे हैं। आम्ही तर मुंबईच्या दिशेने चाललो तर आम्ही आमच्यावर ठाम आहे। शांततेत आम्ही आमरण उपोषण माझा समाज मराठा समाज करतोय। हम मुंबई की ओर मार्च करना जारी रखेंगे। मुझे यकीन है कि हमें आजाद मैदान या शिवाजी पार्क में विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मिल जाएगी। हम डटे रहेंगे। तरी करणार आहेत, नाही दिली तर मात्र मी बसणार म्हणजे बसणार। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन कानून व्यवस्था के लिए परेशानी खड़ी करता रहा है। कई मंत्रियों के घरों वाहनों पर हमले हो चुके हैं। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष देश भर में जाति जनगणना की मांग कर रहा है। सरकार के लिए राजनीतिक रूप से जटिल स्थिति बन गई है। किसी भी समूह का विरोध करना सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए दिक्कत भरा होगा, क्योंकि जिन ओबीसी समूह को महाराष्ट्र में आरक्षण मिला हुआ है उसने पहले ही साफ कर दिया है कि वो अपना कोटा घटना बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। जाने माने समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलेगा, आज इसकी घोषणा राष्ट्रपति ने की। वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद जनता पार्टी की जो सरकार बनी उसके मुखिया कर्पूरी ठाकुर ही थे। कल उनका जन्मदिन भी है। साल 1988 में उनका निधन हुआ था। वो भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल रहे थे।